नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, मोदी ने बनारस में फूंका चुनाव का बिगुल, योगी सरकार की तारीफ की। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा, अंग्रेजों के बनाए कानून की क्या जरूरत। चीन ने कब्जाए नए इलाके, हिंसक झड़प भी हुई, सेना ने किया इनकार। चुनाव लड़ने का बयान देकर फंसे किसान नेता चढ़ूनी हुए निलंबित। तालिबान थोपने लगा अपने कानून, मर्दों और औरतों पर लगाई पाबंदियां। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बनारस पहुंचकर योगी की तारीफ की झड़ी लगा दी। उन्होंने कोरोना हैंडलिंग में यूपी की सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में कोरोना की सबसे ज़्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। इसके साथ ही मोदी ने योगी की तारीफ में कहा कि ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं बनती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था, तब भी दिल्ली से इतनी ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज यूपी में कानून का राज है। पीएम ने हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर माँ बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। बीएचयू कैंपस में भीड़ को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। अपनी बनारस यात्रा के दौरान उन्होंने 1583 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। इनमें रुद्राक्ष नाम से बना कन्वेंशन सेंटर भी शामिल है। वहीं दूसरी ओर इस कार्यक्रम को लेकर मोदी की आलोचना भी हो रही है। लोगों का कहना है कि तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री को इतनी भीड़ को संबोधित करने की क्या ज़रूरत थी। तो ज़रूरत इसलिए थी कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और भीड़ मोदी जी को बहुत पसंद आती है। बिना भीड़ के उन्हें आनंद नहीं आता है। भीड़ में तस्वीरें अच्छी बनती हैं, प्रचार अच्छा होता है, प्रोपेगेंडा अच्छा होता है। इसलिए प्रधानमंत्री तमाम आलोचनाओं को और तमाम जो गंभीर चीज़ें हैं उनको दरकिनार करते हुए भी ये काम करते हैं, जो बंगाल के चुनाव में किया था। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी आपको वो ऐसा करते हुए दिखेंगे, तो आपको हैरत में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये चुनावी अभियान है और चुनावी अभियान में इस तरह की वर्जनाओं को, निषेध जो है चीज़ें, उनको करने का प्रधानमंत्री हमेशा प्रयासरत रहते हैं। उनकी उल्लंघना करते हैं, उनको मानते नहीं हैं। ये हम बार बार देख चुके हैं। तो चुनाव है तो झूठ भी बोले जाएंगे। अब प्रधानमंत्री ने जितनी तारीफ की है, अगर आप उसको व्यंग के अंदाज में पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। मसलन उन्होंने कहा कि कोरोना की सेकेंड वेव की सबसे बढ़िया हैंडलिंग उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। आप जानते हैं कि कितनी लाशें गंगा में बही हैं, कितने शव गंगा के किनारे रेत में दफनाए गए हैं, हज़ारों लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरे हैं, दवाइयों की कमी की वजह से मरे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को लगता है कि ये बेस्ट हैंडलिंग हुई है योगी सरकार की तरफ से। उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन वाला राज्य है। अब जिस प्रदेश की आबादी ही 23 करोड़ होगी, वहाँ वैक्सीनेशन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो आप पाएंगे कि राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश का नंबर 10वां या 11वां है, यानी काफ़ी फिसड्डी है। ऐसी सूरत में जब डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार आगे बढ़कर मदद कर रहा है, क्योंकि उसे चुनाव में अपनी बेहतर तस्वीर पेश करनी है। और उनकी तारीफ का और भी एक लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। आज हर आदमी जानता है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। अभी जो वहाँ ज़िला परिषद के चुनाव हुए और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव हुए, उनमें हमने देखा कि कितना कानून का राज है। आए दिन बहु
बेटियों की सुरक्षा की बात की उन्होंने। आए दिन बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं, हाथरस से लेकर और अभी हाल में जो घटना हुई थी हम उसके बारे में जान रहे हैं। और किस तरह से हौसले बुलंद हैं अपराधियों के, ये भी साफ दिख रहा है। भाई भतीजावाद हम देख रहे हैं कि किस तरह से ठाकुरवाद चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और उससे उनकी ही पार्टी के ब्राह्मण नेता भी नाराज हैं। तो प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी तारीफ में कहा है, दरअसल उत्तर प्रदेश में ठीक उसका उल्टा है। ठीक वही हो रहा है जो उन्होंने कहा है, उसका उल्टा। तो ये बड़ा मज़ेदार है, इसको इसी रूप में पढ़ेंगे तो आनंद आएगा। अगली खबर लेते हैं। देशद्रोह के कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज तल्ख टिप्पणी करते हुए केंद्र से पूछा है कि देश के आज़ाद होने के 75 साल बाद भी क्या राजद्रोह कानून की ज़रूरत है। अदालत ने कहा कि ये कानून औपनिवेशिक है और ब्रिटिश काल में बना था, 1870 में ये बना था। मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने कहा कि इसी तरह के कानून का इस्तेमाल अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी को चुप कराने के लिए किया था। उनको 6 साल के लिए जेल की सज़ा दी गई थी इसी कानून के तहत। अदालत ने बेहद अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि ये कानून संवैधानिक संस्थानों के काम करने के रास्ते में गंभीर खतरा है और इसमें ऐसी असीम ताकत है जिनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। अदालत इस मामले में सेना के एक पूर्व अफसर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया था कि इस कानून की वजह से बोलने की आज़ादी पर असर पड़ रहा है, जो कि हमारा बुनियादी अधिकार है। याचिकाकर्ता मेजर जनरल रिटायर्ड SG वोम बाटकरे ने अपनी याचिका में कहा था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A जो कि राजद्रोह से संबंधित है, ये असंवैधानिक है और इसे पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश रमन्ना के अलावा जस्टिस AS बोपन्ना और ऋषिकेश रॉय ने भी इस याचिका को सुना, जिस बेंच ने, वो भी इसमें शामिल थे। तो ये हम सब जानते हैं 150 साल पहले अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था। अंग्रेज़ों का मकसद था कि हिंदुस्तानियों की आवाज़ को बंद करना, और तमाम तरह से इस कानून का दुरुपयोग हुआ। यहाँ तक कि गांधी जी, लोकमान्य तिलक और दूसरे नेताओं के खिलाफ भी इस कानून का बेजा इस्तेमाल किया गया, और एक ही मकसद था कि हिंदुस्तानियों की आवाज़ को दबाना है। लेकिन आज़ादी के बाद से इस कानून को ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये बना हुआ है। चाहे वो नेहरू युग हो, इंदिरा युग हो, राजीव युग हो, या तमाम जितने प्रधानमंत्री आए हैं, वाजपेयी से लेकर मोदी तक, हर जगह ये कानून रहा है और इसका दुरुपयोग भी होता रहा है। लेकिन पिछले 7 सालों में इसने सारे पिछले रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। इस बुरी तरह से इसका इस्तेमाल हुआ है। सरकार ने अपने आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए, अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए, दंड देने के लिए इसका भरपूर इस्तेमाल किया है। और हम देख रहे हैं अभी अखिल गोगोई को छोड़ना पड़ा था, विनोद दुआ के खिलाफ इस तरह का मामला दर्ज कर लिया था, जो CA के खिलाफ प्रदर्शनकारी थी, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता, आसिफ तन्हा, इन सबको इसी कानून के घेरे में ले लिया गया था। भीमा कोरेगांव के मामले में फंसाकर 15-16 जाने माने लोगों को रखा गया है। तो देश भर में इसका दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जहां BJP का राज है, जिन राज्यों में, वहां पर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इसका भरपूर दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन आप ये ना कहें, ना माने कि कांग्रेस ने कम दुरुपयोग कर रही। कांग्रेस कम कर रही है, लेकिन वो भी दुरुपयोग कर रही है। छत्तीसगढ़ में इसका दुरुपयोग लगातार हो रहा है और भी कई राज्यों में हो रहा है। और जहां मणिपुर की बात करें, वहां BJP का शासन है। पत्रकारों को सिर्फ ये कहने पर कि गोबर से या गोमूत्र से कोरोना का इलाज नहीं होता है, जेल में डाल दिया गया, उन पर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए हैं। इस तरह के कानून, इस तरह के दुरुपयोग अभी गुजरात में भी हुआ था। एक पत्रकार को वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में एक खबर छापने पर सेडिशन के तहत मुकदमा ठोक दिया गया था। तो बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि सरकार को निर्देश दे कि इस कानून को तुरंत इस सत्र में ही निरस्त किया जाए। ब्रिटेन ने बहुत अरसे पहले इस कानून को रद्द कर दिया था, जिस ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश हुकूमत ने यहाँ बनाया था, उस ब्रिटेन की सरकार ने उसको रद्द कर दिया है। लेकिन हम ढो रहे हैं औपनिवेशिक काल के इस कानून को। तो सुप्रीम कोर्ट को अब ज़्यादा सख्त होना पड़ेगा, सरकार को निर्देश देना पड़ेगा कि वो इसको ख़त्म करे, ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। सबसे ज़्यादा इससे परेशानी पत्रकारों को होती, पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ। अगली खबर का रुख करते हैं।
खबरें आ रही कि भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों में झड़प हुई है। हालांकि भारतीय सेना ने इससे इनकार किया है। रक्षा विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखे एक लेख में दावा किया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। बाद में द वायर के लिए मशहूर पत्रकार करण थापर को दिए एक इंटरव्यू में अजय शुक्ला ने वो तारीख भी बताई है जिस दिन उनके मुताबिक पीएलए और भारतीय सेना में झड़प हुई है। उन्होंने कहा है कि ये झड़प 2 मई को हुई। उन्होंने कहा है कि इसमें दोनों पक्षों के सैनिक मारे गए हैं या नहीं ये उन्हें पक्के तौर पर पता नहीं है, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। अजय शुक्ला ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पैंगोंग त्सो के दक्षिण तट और कैलाश रेंज में कई जगहों पर फिर से कब्जा कर लिया है। ये वे जगहें हैं जहां से चीन ने अपने सैनिकों को भारत के साथ हुई बातचीत के बाद वापस बुला लिया था। उधर भारतीय सेना ने इस रिपोर्ट का खंडन किया है। उसने इस खबर को झूठा और बेबुनियाद बताया है। उसने साफ शब्दों में कहा है कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच गलवान या किसी दूसरे जगह पर कोई झड़प नहीं हुई है। तो इस खंडन को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, इसकी बहुत विश्वसनीयता नहीं है। हम आपको बता दें कि पिछले साल भी जब इस तरह की घटनाएं हुई थी, चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था और हमारे सैनिकों के साथ उसकी झड़पें भी हुई थी, तो भारत सरकार लगातार खंडन करती रही थी। और लेकिन अजय शुक्ला ही थे जिन्होंने अंदर की खबर निकाल कर इसको पूरे मीडिया में इसका जागरूक बनाया था पूरे देश को कि कैसे भारतीय सेना की लापरवाही या कमज़ोरी से, सरकार की अनदेखी से चीनी सैनिकों ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और वो अभी तक हमारे बहुत सारे भूभाग पर काबिज हैं और अब नए इलाकों पर कब्जा करना उन्होंने फिर से शुरू कर दिया है। लेकिन सरकार उस समय भी खामोश थी, आज भी खामोश है, सेना से खंडन करवा रही है, जिसमें सच्चाई का हमें लगता है कि बहुत बड़ा अंश नहीं होगा। उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है सेना की तरफ से खंडन का। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था ना कोई आया है, ना कोई घुसा है, ना किसी ने कब्जा किया है, लेकिन बाद में वो सारी चीज़ें सिद्ध हुई कि चीन ने कब्जा किया है। चीन के साथ बातचीत हुई और कुछ एक तरह की सहमति बनी, कुछ इलाकों से दोनों पीछे हटे, लेकिन चीन अभी भी हमारी बहुत सारे भूभाग पर कब्जा करके बैठा हुआ है और अब उसने एक नई शुरुआत भी करती है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जो भारतीय सीमा है पूर्वोत्तर की तरफ, सिक्किम और अरुणाचल की तरफ, वहाँ भी उसने स्थायी निर्माण शुरू कर दिया है। तो ये खतरनाक संकेत मिल रहे हैं। भारत सरकार अगर आंखें मूंद कर बैठी हुई है तो एक और विवाद खड़ा होगा, एक और खतरा पैदा होगा और हमारे और भूभाग पर चीन कब्जा करता चला जाएगा। लेकिन इस सरकार में चूंकि रीढ़ की हड्डी नहीं है, केवल दिखाने भर का 56 इंच का सीना है, कार्रवाई करने के में पाकिस्तान के खिलाफ की जा सकती है, लेकिन चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाने में भारत सरकार को नानी याद आ जाती है और अभी जो चुप्पी है वो एक बार फिर से इसी तरफ संकेत कर रही है। अगली खबर लेते हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने उन्हें हफ्ते भर के लिए निलंबित कर दिया है। ऐसा उनके उस बयान के बाद किया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि किसान संगठनों को पंजाब में चुनाव लड़ना चाहिए। निलंबित किए जाने के बाद इस दौरान चढ़ूनी के संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पर आने या मोर्चे की ओर से किसी तरह का बयान देने पर भी पाबंदी रहेगी। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से यह फैसला बुधवार शाम को लिया गया है। चढ़ूनी ने हाल में कहा था कि किसानों को मिशन पंजाब के लिए जुटना चाहिए, लेकिन किसान संगठनों ने उनके इस सुझाव को व्यक्तिगत बताते हुए खारिज कर दिया। बता दें कि किसान संगठन कृषि कानूनों के विरोध में कर रहे हैं और बीजेपी नेताओं का गांव में आने से बहिष्कार भी कर चुके हैं। हरियाणा के सिरसा में डिप्टी स्पीकर के वाहन पर कथित हमले के बाद किसानों के एक समूह के खिलाफ राजद्रोह का केस भी दर्ज कर लिया गया है। तो बहुत सीधी सी बात है, संयुक्त किसान मोर्चा की ये घोषित नीति है कि वो चुनावी राजनीति में नहीं जा रहा है। वो राजनीति बस इतनी कर रहा है कि जो राजनीतिक दल या शक्तियाँ
इन 3 काले कानूनों के समर्थन में खड़ी हैं, उनके विरोध जनमत तैयार करना और चुनाव में उनको वोट न देने की अपील करना। तो उसकी राजनीति का इस्तेमाल यहाँ तक, इस सीमा तक है। लेकिन चढ़ूनी उस सीमा को पार कर रहे थे और बार बार पार कर रहे थे। वो जनवरी फरवरी में भी विपक्षी दलों के नेताओं से मिल रहे थे। तो ऐसा लगता है गुरनाम सिंह चढ़ूनी की कुछ महत्वाकांक्षाएं भी जाग गई हैं, कुछ ज़्यादा उत्साहित भी हो गए हैं, या उन्हें सचमुच में लगता होगा कि सीधे राजनीति में जाकर प्रयास करना चाहिए। लेकिन चूंकि ये 550 किसान संगठनों का एक मोर्चा है, तो इसमें सर्वसम्मति से, आम सहमति से चीज़ें हो रही हैं। तो चढ़ूनी को ये इस सीमा को ध्यान में रखना चाहिए था, लेकिन वो बार बार लांघ रहे थे। इसलिए एक तरह का उन्हें ये वार्निंग दिया गया है कि आप 1 हफ्ते के लिए निलंबित किया जाता है और आप अपने आप को रोक लें। इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर दूसरी कार्रवाई करने की नौबत आ सकती है। और गुरनाम सिंह चढ़ूनी को ये ध्यान रखना चाहिए, इस सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे किसान आंदोलन में फूट पड़ सकती है, आपसी झगड़े शुरू हो सकते हैं। और केंद्र सरकार इसी का इंतज़ार कर रही है। वो यही चाहती है कि किसान आपस में लड़ने लगे और ये टूट फूट हो जाए, ताकि ये आंदोलन बिखर जाए। तो चढ़ूनी को थोड़ा आत्मनियंत्रण दिखाना चाहिए, अनुशासन दिखाना चाहिए, और जब एक साझी लड़ाई है तो साझे दिशा निर्देशों के हिसाब से काम करना चाहिए। आज की अंतिम खबर लेते हैं। तालिबान ने अपने कब्जे वाले इलाकों में अपने नियम लागू करवाने शुरू कर दिए हैं। तालिबान ने एक आदेश जारी करके कहा है कि पुरुष दाढ़ी न कटाएं और औरतें किसी पुरुष के साथ न निकलें। इस कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन ने एक बयान जारी करके कहा है कि महिलाएं किसी पुरुष के बिना बाजार नहीं जा सकती हैं, पुरुष दाढ़ी नहीं कटा सकते हैं और न ही धूम्रपान कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी AFP ने कुछ स्थानीय लोगों के हवाले से ये खबर दी है। इन लोगों का कहना है कि तालिबान ने स्थानीय इमामों को ये सभी शर्तें एक चिट्ठी में लिख कर दी हैं। तालिबान ने इसके साथ ही ये भी कहा है कि इस आदेश को न मानने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इसके पहले पिछले महीने अफगानिस्तान के शेर खां बांदेर क्षेत्र में कब्जा करने के बाद तालिबान ने स्थानीय लोगों को आदेश दिया था कि महिलाएं घर से बाहर न निकलें। शेर खां बांदेर क्षेत्र की बहुत सी महिलाएं कशीदाकारी, सिलाई, बुनाई और जूते बनाने के काम में शामिल हैं, लेकिन सभी को तालिबान के डर से काम बंद करना पड़ रहा है। AFP ने यह भी कहा है कि बीते हफ्ते सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ जिसे कथित तौर पर तालिबान ने जारी किया है। इस मैसेज में गांव वालों से कहा गया कि वे अपनी बेटियों और घर की विधवाओं का विवाह तालिबान के लड़ाकुओं से करें। इसमें कहा गया है कि कब्जा किए गए इलाकों के सभी इमामों और मुल्लाओं से कहा जा रहा है कि वे 15 से ज़्यादा उम्र की लड़कियों और 45 साल से कम की विधवाओं की सूची बनाकर तालिबान को सौंप दें, ताकि उनकी शादी तालिबान लड़ाकों से कराई जा सके। लेकिन तालिबान के एक प्रवक्ता ने इससे इनकार किया है और इसे अफवाह बताया है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने AFP से कहा कि ये बेबुनियाद दावे हैं, ये फर्जी कागजात के जरिए फैलाई जा रही अफवाहें हैं। दूसरी ओर तजाकिस्तान से सटे अफगान जिले यमन में गांव पर कब्जा करने के बाद गांव के लोगों को एक जगह एकत्रित किया गया और उन्हें हिदायत दी गई कि वे रात को घरों से बाहर न निकलें। तो ये आशंकाओं के अनुरूप ही है कि तालिबान का एक सोच है, कट्टरपंथी सोच है, महिलाओं के खिलाफ सोच है, महिलाओं की आज़ादी को नापसंद करते हैं। वो शरीयत के हिसाब से पूरे उसकी अपनी व्याख्या करते हैं और उसको पूरे देश पर थोपना चाहते हैं। तो जाहिर है कि अब ऐसा लग रहा है कि अफ़गानिस्तान फिर से 30-40 साल पहले की समय में लौटने जा रहा है। अभी जब नई सरकार बनी थी तो वहाँ कुछ गतिविधियाँ शुरू हुई थी, स्कूल वगैरह बच्चियाँ जाने लगी थी, उनकी एजुकेशन होने लगी थी, महिलाएं कुछ काम करने लगी थी। लेकिन जब से तालिबान आए हैं और ये अब उनके फरमान और फतवे जारी होने लगे हैं, उससे ऐसा लगता है कि अब महिलाओं का घर से निकलना दूभर हो जाएगा, उन्हें उनके साथ बहुत ज़्यादा सख्ती बरती जाएगी और पुरुषों को भी जो तालिबान हैं उनके डिक्टाट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। बहुत ख़तरनाक स्थिति है। तालिबान की वजह से अफ़गानिस्तान में विकास मतलब एक जो कहना चाहिए मानसिक विकास वो अवरुद्ध हो जाएगा। जो प्रगति के जो तमाम लक्षण हैं वो सब गुम हो जाएंगे। पिछली बार उन्होंने जिस तरह से थोपा था वो
अब फिर से शायद शुरू हो जाएंगे, शायद क्या हो ही जाएंगे, क्योंकि उनका वही सोच है और एक बार फिर से वो कब्ज़ा करने जा रहे हैं देश पर, तो अपनी मन की करेंगे। और ये बहुत ही दुखदाई होगा, न केवल अफ़गानिस्तान के लिए बल्कि पूरे इलाके के लिए, इस पूरे दक्षिण एशिया और उधर मध्य एशिया तक के लिए और सेंट्रल एशिया तक के लिए, मध्य पूर्व के लिए भी ये बहुत एक दुखदाई क्षण है। लेकिन तालिबान से कैसे निपटा जाए अब ये सोचा जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।